करेक्ट बच्चों। जैसा मैं बोल रहा था कि लास्ट क्लास में अभी तक हम लोगों ने जो मेटलर्जी के डिफरेंट प्रोसेस हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने ओर्स के बारे में पूरी एनालिसिस कर ली है। हमारा कंसंट्रेशन हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट पढ़ा था, जहाँ पे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन पढ़ा था। भाई कोई मुझे बताएगा, याद दिलाओ मुझे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग में क्या डिफरेंस है? एनीवन जिसको भी याद हो अनम्यूट करके मुझे बोले। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग में क्या डिफरेंस है? यस, किसी को भी याद हो? जसनूर। सर मतलब जैसे रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग करते हैं और कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन होती है। हाँ, सो बेसिकली रोस्टिंग एंड इनमें डिफरेंस क्या है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में? रोस्टिंग प्रेजेंस में Think होती ऑफ, है एयर के, और हाँ, कैल्सिनेशन अब्सेंस में होता है। और कैल्सिनेशन स्मेल्टिंग में में, मेल्ट भी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बिलो मेल्टिंग पॉइंट हो तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग, और अबव मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट हो तो जो स्मेल्टिंग है बेसिकली वो पायरोमेटलर्जी का प्रोसेस है, जहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम ओर्स डालते हैं, और साथ में हम फ्लक्स वगैरह भी ऐड करते हैं, उसके हिसाब से होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई बता सकता है कि फ्लक्स का चॉइस कैसे करते हैं हम लोग? हाउ डू वी यू नो चूज फ्लक्स इन पायरोमेटलर्जी? गैंग के अपोजिट नेचर का होना चाहिए। बिल्कुल, गैंग के अपोजिट नेचर का होना चाहिए, या गैंग के साथ वो रिएक्ट कर जाए। तो जैसे मान लो गैंग अगर हमारा SiO2 है, तो मैं इधर क्या यूज कर सकता हूँ फ्लक्स के फॉर्म में? बोलिए। FeO। SI, हाँ, SiO2 का नेचर क्या है बेटा? नॉन मेटेलिक है, तो एसिडिक होता है। तो फ्लक्स में कोई भी बेसिक, सबसे सस्ता सोर्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड ना। हम क्यों वेस्ट करना चाहेंगे आयरन जैसे मेटल को? आयरन काफी ज्यादा यूज होता है। तो FeO भी आप यूज कर सकते हो, Fe2O3 भी यूज कर सकते हो, Fe3O4, ये सब के सब यूज होते हैं इनके लिए। अच्छा तो ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ऑल राइट। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे पास, है ना, अच्छा सिर्फ यही नहीं, मैंने आपको एक और भी चीज बताई थी कि जनरली ओर के नेचर के हिसाब से भी उसके साथ इम्प्योरिटी यानी गैंग अटैच रहता है। तो ओर का जो नेचर है उसके अपोजिट नेचर में, जैसे ओर अगर Al2O3 है, तो इसके साथ कैसा, जनरली मैं बता रहा हूँ, ऐसा हर बार वैलिड नहीं होगा। Al2O3 है तो उसके साथ क्या चिपकने के चांसेस ज्यादा हैं? क्योंकि ये एम्फोट्रिक होता है, तो इसके साथ SiO2 एंड Fe2O3 ये दोनों ही चिपके रहते हैं ना, एज अ इम्प्योरिटी। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो चलो ठीक है, गैंग प्लस फ्लक्स मिलके क्या बनता है? गैंग प्लस फ्लक्स मिलके क्या बनता है बेटा? स्लैग। और स्लैग की खास बात क्या होती है? इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो जिसकी वजह से ये जो स्लैग बनता है ये मोल्टन स्टेट में ही रहता है ना, और आराम से इसको हम निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। चलो अब तो ये हो गया, हमने रिडक्शन करा लिया, हमें मेटल मिल गया, लेकिन वो मेटल अभी भी प्योर नहीं है, बल्कि कैसा है बेटा? इम्प्योर मेटल है। तो अब इम्प्योर मेटल से मेटल को प्यूरिफाई करने के ये टेक्निक्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कितने टेक्निक है? तो सबसे पहला होता है लिक्वेशन, फिर डिस्टिलेशन, उसके बाद आता है बेटा पोलिंग, राइट, उसके बाद आता है आपके सामने क्यूपुलेशन, उसके बाद आता है वेपर फेज रिफाइनिंग, एंड लास्ट बिल्कुल हम आएंगे, सॉरी, जोन रिफाइनिंग, एंड एकदम आखिरी इसके बाद आएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो टोटल कितने रिफाइनिंग के मेथड्स हैं? देर आर 7 मेथड। उन सातों में सबसे आसान कौन से हैं? वो ये है, थ्रू लिक्वेशन एंड डिस्टिलेशन। इन टर्म्स ऑफ, मतलब दिमाग में कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ। देखो लिक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंसंट्रेशन में हम करते
करते थे, कंसंट्रेशन में भी मैंने ये पार्ट पढ़ाया था आपको। कंसंट्रेशन में क्या करते थे कि भाई हमारा जो हमें डिजायर्ड चीजें हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए। जैसे वहां ओर की मेल्टिंग पॉइंट लो, इम्प्योरिटी की हाई। यहाँ पे भी वही बात है कि इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट हाई हो और जो मेटल है उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ताकि हीट करो सच दैट कि मोल्टन स्टेट में आ जाए, और स्लोप पे रख करके उसको हम जो भी मोल्टन मटेरियल है उसको एक जगह पे हम इकट्ठा कर लेंगे। तो बच्चों ये किन मेटल्स के लिए अप्लाई किया जाएगा? तो भाई ऐसा कोई भी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो हो। ऑफ कोर्स मैं बात नहीं कर रहा हूँ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो ये आपके सामने लिस्ट दी हुई है बेटा। जिंक हो गया, डी ब्लॉक में आपको याद है ना, मेल्टिंग पॉइंट पहले ऐसे बढ़ता है फिर उसके बाद ऐसे नीचे आता है। तो किनारे वाले जब हमारे एकदम आखिरी D10 वाला जब जो ग्रुप है उसमें हम देखते हैं, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट लो है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब ऐसा भी ना हो कि रूम टेम्परेचर पे ही वो मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे हम मर्क्यूरी को इस लिस्ट में कंसिडर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जिंक हो गया बेटा, टिन हो गया, लेड हो गया, कार्बन फैमिली में ये 2 मेंबर है, और बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का 1 मेंबर। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि इनके लिए यूज होगा। ओके, तो अब आती है दूसरी बात प्यूरिफिकेशन की, कौन सी है? डिस्टिलेशन की। अब डिस्टिलेशन किस चीज पे बेस्ड है? ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे बेस्ड है। तो जिनमें भी इम्प्योरिटीज एंड मेटल, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट का अगर बड़ा डिफरेंस हो तो हम इससे कर सकते हैं। कब लगाएंगे? जब हमारे मेटल का बॉइल पॉइंट काफी लो हो, ताकि इजीली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम कंडेंस करके मेटल बना सके। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी बेसिकली गो थ्रू इट। तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन के बाद पोलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नोट्स मैंने आपको पहले ही शेयर कर रखा है, राइट? तो इसलिए आपको अभी इसको अच्छे से देख लो, लेकिन हाँ मैं एक बार ही एडवाइस जरूर करूंगा कि नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। तो पोलिंग की बात करते हैं कि भाई पोलिंग क्या होता है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है पोलिंग, इसको अच्छे से समझना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये अप्लाई कब करते हैं? तो ये तब करते हैं जब मोस्टली ऑक्साइड की इंप्योरिटी हो। ये अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं और हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। और किसकी इंप्योरिटी है उसके अंदर? उसी मेटल की जिसको आप प्यूरिफाई कर रहे हो ना, उसी मेटल के ऑक्साइड की इंप्योरिटी, तभी ये अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये रेसिडुअल ऑक्साइड जो बचे रह जाते हैं उनको वापस में मेटल में कन्वर्ट करने का तरीका, इसमें सेपरेशन नहीं कर रहे हैं कुछ। जबकि इससे ऊपर वालों में क्या करते थे? सेपरेट करते थे। चाहे वो आपका लिक्वेशन हो जाए या फिर आपका डिस्टिलेशन हो जाए, इनमें हम सेपरेट करते हैं अलग से। यहां सेपरेशन नहीं है। तो करेंगे क्या? ग्रीन वुड, ध्यान रखना ये वर्ड, ग्रीन वुड। तो जो हरी वाली जो टहनियां होती हैं पेड़ों की, उनको कट करके उनका यूज करते हैं इसमें। क्या एडवांटेज है भाई इस ग्रीन वुड का? कि एक तो ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होंगे अच्छे खासे, वाटर, और दूसरा वो ऑर्गेनिक मैटर है तो हाइड्रोकार्बन होंगे उसके अंदर। तो होता क्या है कि जब इसके अंदर हम मिक्स करके ग्रीन वुड से स्टर कर रहे होते हैं, इसे पूरा बढ़िया से हिला रहे होते हैं और मिक्स कर रहे होते हैं इनको, और इनको मतलब हीटिंग करने के साथ साथ जब भी ऐसा कर रहे होते हैं बेटा, तो उस टाइम पे ये जो ऑक्साइड्स है ना, ये मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं? तो उनमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब ग्रीन वुड को यानी कोक को या ग्रीन वुड को अगर आप मॉइस्चर के साथ गर्म करो, ग्रीन वुड में ये हाइड्रोकार्बन होता है, कोक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, कोक भी मिक्स करते हैं, राइट? और मॉइस्चर के साथ गर्म करने पे ये CONH2 गैस प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, हीटिंग बहुत हाई टेम्परेचर पे, आपको याद है कार्बन गोज इनटू CO2 एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर भी मैंने आपको इलिंगम डायग्राम में बताया था 710 के नीचे प्रिफर करता है।
and CO turns into CO, right, at high temperature. That in case of ऑक्साइड मैंने ये बताया था. यहाँ मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब यहाँ वाटर है. तो भाई वाटर के साथ चाहे कोक रिएक्ट करे या ग्रीन वुड रिएक्ट करे, ये CONH2 ही बनाने वाले हैं. अब देखो ये दोनों के दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है. तो अगर मान लो टिन का ऑक्साइड है तो इसको टिन में कन्वर्ट कर देगा. कॉपर का ऑक्साइड है, बेसिकली मेटल के ऑक्साइड को वो मेटल में कन्वर्ट कर देता है. तो याद रहेगा ये पोलिंग मेथड. पोलिंग मेथड क्या है? वी यूज टू राइट take coke along with the green wood in the molten mixture of the metal with impurity, and impurities किसकी होनी चाहिए? तो ऑफ कोर्स उसी मेटल के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो, ताकि हम जब उसको वापस कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें प्योर मेटल मिल जाए रिडक्शन कराने से. खास बात क्या है कि ग्रीन वुड लेने से दो दो चीजें साथ के साथ मिल जाती है. तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर और साथ में स्टीम, और इन दोनों को हाई टेम्परेचर पर जब भी हीट करते हैं तो दो गैसेस मिलते हैं, CO एंड H2. तो ये इसका अपना इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्यूपेलेशन. इसको थोड़ा बढ़िया से मार्क कर लेना. ये ध्यान रखो, क्यूपेलेशन में हम लोग लेड की इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं बाय कन्वर्टिंग देम फर्स्ट इनटू ऑक्साइड एंड देन absorbing them in a specific material called bone ash. ओके, तो ये कहां पे यूज किया जाता है? देखो सिल्वर मेटल हो गया, इसके साथ इम्प्योरिटी लेड की भी होती है मोस्टली. गोल्ड हो गया, इसके साथ इम्प्योरिटी, तो सिल्वर एंड गोल्ड have impurity of lead. इनका यूज करके हम ये काम करने की कोशिश करते हैं. तो करते क्या है कि उस मेटल को यहाँ एक बोन ऐश से बने हुए एक कंटेनर के अंदर ले लेंगे और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खूब अच्छे से गर्म करेंगे. तो आपको मालूम है कि भाई सिल्वर एंड गोल्ड ये सब तो नोबल मेटल जैसे हैं, ये कॉपर के काफी नीचे आते हैं, और लेड हाइड्रोजन के भी ऊपर आता है. तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ तो बोन ऐश के अंदर उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है. तो इस तरह से हम लोग क्यूपुलेशन करके रिमूव कर लेते हैं. तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नाउ टॉकिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज वेपर फेज रिफाइनिंग. ना, वेपर फेज रिफाइनिंग. वेपर फेज रिफाइनिंग. अब बच्चों ये वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है? तो देखो इसमें प्रोसेस पहले समझ लो. सबसे पहले ना इसमें मेटल को, इम्प्योर मेटल को किसी एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाद में वो वोलेटाइल कंपाउंड को रीहीट करके डिकम्पोज कर देते हैं. तो देखो इसमें स्टेप्स क्या है? कन्वर्टिंग इम्प्योर मेटल इनटू सम वोलेटाइल कंपाउंड, उसके बाद कंडेंस कर लो भाई, एंड उसके वो रीहीट कर लो. तो इनमें यही दो प्रोसेस हैं, ऐसे नहीं बहुत सारे हैं, और ये एग्जाम में पूछता भी है. मॉन्ड्स प्रोसेस. व्हाट इज मॉन्ड्स प्रोसेस? तो बेसिकली बच्चों इसमें निकिल को प्योर करने के लिए ये यूज करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, जिसमें इम्प्योरिटी भी रहती है निकिल के साथ. तो उसमें से निकिल की CO के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत हाई है, और ये बन जाता है NiCO4. अब देखो ये कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये बिल्कुल एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसा है, जहां पे निकिल इज हैविंग अ कोऑर्डिनेट लिंकेज विद डिफरेंट CO, है ना.
तो इससे क्या होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होती है, इसलिए ये आराम से वेपर फेज में चला जाता है, वोलेटाइल कंपाउंड, दिस इज वोलेटाइल। जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेटा ना, वो सब वोलेटाइल होते हैं, गर्म करने पे आराम से वेपर फेज में चले जाएंगे। अब भाई NaCl बनता तो नहीं वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि NaCl इज आयनिक कंपाउंड और इसमें बहुत बड़े क्लस्टर्स हैं और स्ट्रॉन्ग, हर दो एंटिटी के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, जबकि NiCO4 दूसरे NiCO4 से इंडिपेंडेंट है, बहुत वीक वॉन्डरवॉल फोर्स लग रहा है। तो वोलेटाइल होने की वजह से ये आराम से कंडेंस करके आप एक बिल्कुल ही अलग कंटेनर में रख सकते हो, और रखने के बाद अगर इसको गर्म करो, अच्छे से गर्म करोगे तो ये ब्रेक डाउन करके निकल, प्योर मेटल एंड अलोंग विथ CO गैस के फॉर्म में ये बाहर आ जाता है। तो ये जो आपने इकट्ठा किया, यही आपका प्योर निकला। इम्प्योरिटी सारी कॉम्प्लेक्स बनाती है नहीं, तो वो आराम से नीचे ही रह जाएगी कंटेनर में। ठीक उसी तरीके से बच्चों वॉन अर्किल प्रोसेस भी है या वॉन अर्किल मेथड भी। फर्क ये है कि यहाँ पे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में चेंज किया गया, और यहाँ पे आयोडाइड, वोलेटाइल आयोडाइड, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होते हैं, ये भी कोवलेंट ही। ये कहाँ पे, ये बल्कि याद करना काफी आसान है, यही ग्रुप है टाइटेनियम। यानी अगर आप देखो तो ग्रुप नंबर 1 होता है अल्कली, 2 होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, 3rd होता है स्कैंडियम वाला, 4th होता है। तो ग्रुप नंबर 4 का मेटल हो या बोरॉन हो, इनको गर्म करके इनके आयोडाइड बनाते हैं जो कि वोलेटाइल होता है, और बाद में इसको रीहीट करके आयोडीन को बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी आयोडीन का बॉन्ड बहुत लो एनर्जी रखता है, बॉन्ड एनर्जी इज क्वाइट लो। तो आप देखो ये मेथड काफी काम का है। तो ये दोनों याद रखना, क्योंकि इनके स्पेसिफिक एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यू नो प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड्स प्रोसेस, तो एकदम फिक्स है कि वो निकल के लिए लिए। ऐसे वैन अर्कल मेथड जो भी हमने बताया आपको, वैन अर्कल मेथड या वैन अर्कल मेथड जैसे भी प्रोनाउंस करो आप, तो उसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम एंड ऑफ कोर्स बोरॉन मेटल नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग इसी तरीके से प्यूरिफाई करते हैं। मेथड क्या है, ये टेट्रा आयोडाइड बनाते हैं, वोलेटाइल होता है, फिर से उसी जो बने हुए कंपाउंड थे उनको रीहीट करके निकाल के लेके आते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा, क्या है वो, नाम है जोन रिफाइनिंग का। अब ये जोन रिफाइनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है ना, कि जो इम्प्योर चीजें हैं वो जनरली लिक्विड, अगर सॉलिड लिक्विड का जंक्शन हो तो हमेशा लिक्विड के अंदर आने की कोशिश करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल, यही इसका प्रिंसिपल है, इसको याद रखना। इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। तो अब ये प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए क्या क्या जाता है कि एक ना रोलर हीटर टाइप में चीज लेते हैं, जो कि मतलब इधर से इधर पूरा रोल कर सके। और तो आप देखो यहाँ पे ये है, ये हीटर है, सर्कुलर हीटर ले लो, जिसको हम इधर से इधर लेके जा सके, या इस तरह का हीटर आप समझ लो, ऐसे मल्टीपल रहते हैं। अब इनको एक जगह से दूसरे जगह बहुत स्लोली 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 लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो मोल्टेन वाला पोर्शन क्या होगा, अभी इधर है, फिर थोड़ी देर बाद और आगे जाएगा, थोड़ी देर बाद और आगे, और इधर सॉलिड होता जाएगा। तो जो इम्प्योरिटी इधर की थी वो धीरे धीरे मोल्टेन स्टेट में पहुंचते पहुंचते यहाँ इकट्ठा हो गई, और इस करते 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 हम पूरे जगह पे राउंड लगाते हैं, और लास्ट में एजेस पे जाकर के हम उसको ऑफ कर देते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो करते जाओगे ऐसे मल्टीपल टाइम्स बेटा, तो इम्प्योरिटी लिक्विड फेज में जाकर के जो डिसॉल्व होती है वो किसी एक किनारे पे जाकर इकट्ठा हो जाएंगी, और फिर आप उसको कट करके बाहर निकाल दो। दैट्स हाउ वी बेसिकली डू दैट ना। तो देखो जर्मेनियम मेटल में हम यूज कर रहे हैं, राइट, ओके। तो ये रहा हमारा 7वां और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और इसमें हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे प्रिंसिपल का जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनका यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, सो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में करते क्या है, तो बच्चों हमेशा ध्यान देना, इसमें ना
आपका पर्पस क्या है कि इम्प्योर चीजें जो भी हो हमारी, वहां से पहले वो आयन के फॉर्म में चला जाए, और एक बार आयन के फॉर्म में आ गया तो उसको फिर हम डिपॉजिट कर लें अच्छे से प्योर फॉर्म। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई आयन के फॉर्म में जाने का मतलब क्या, बेसिकली आप इम्प्योर मेटल को पहले ऑक्सीडाइज करना चाह रहे होगे। और ऑक्सीडेशन बेटा कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे या एनोड पे? बोलो। सर एनोड। एनोड पे, बिल्कुल। तो इसीलिए हम इम्प्योर मेटल को हमेशा हम एनोड वाले पोर्शन में लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, और जो प्योर मेटल है उसको हम कैथोड की तरफ डाल देते हैं। अब देखो इसके अंदर दो तरह की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो मेटल आप लिए हो। तो हो सकता है भाई ऐसी इम्प्योरिटी हो जो मेटलिक हो, और मेटलिक में भी दो कैटेगरी, कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हो और कुछ मेटल्स हो सकते हैं लो रिएक्टिव। जैसे कॉपर की जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो कॉपर से ज्यादा एक्टिव मेटल कौन है, जैसे जिंक, और लेस एक्टिव मेटल कौन है, जैसे सिल्वर गोल्ड, लेस एक्टिव है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो ये दोनों पे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि एनोड मड क्या होता है, और एनोड मड में कौन से मेटल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं सीधा कॉपर के ही बारे में लेके आता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो पूरा सेटअप देख लो अच्छे से क्या है। एनोड आपका इम्प्योर से है, कैथोड आपका प्योर से है। एनोड इम्प्योर स्टेट में है तो इसमें इम्प्योरिटीज लेस एक्टिव एंड मोर एक्टिव मेटल दोनों की प्रेजेंट है ना। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो उसमें आयंस आप सेम ही लेना, जैसे कॉपर को कर रहे हो तो आप कॉपर का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट लेना, कॉपर सल्फेट, कॉपर का जो भी डिजॉल्व कंपाउंड होते हो उनको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए सर इसके पास इम्प्योरिटीज दोनों टाइप की है, लेस एक्टिव जैसे सिल्वर एंड मोर एक्टिव जैसे जिंक की, तो होगा क्या। तो बच्चों बताओ, सबसे पहले तो जब आपने आयन भी वही रख रखा है तो ये धीरे धीरे मेटल इन्वॉल्व होगा। भाई इन्वॉल्व होने के बाद कॉपर तो कॉपर +2 में आना चाहेगा। तो क्या सिल्वर भी सिल्वर प्लस में जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा सर। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होगा, तो उसमें विन कौन करेगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर से लेस एक्टिव मेटल है सिल्वर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उससे नीचे आता है, ऐसे आता है। तो यानी सिल्वर सिल्वर आयन में नहीं जा पाएगा, लेकिन कॉपर प्लस कॉपर कहां चला जाएगा? कॉपर 2+ में। कॉपर कॉपर 2+ में, सिल्वर सिल्वर प्लस में नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा दूसरी चीज, अब सर कॉपर एंड जिंक में कंपेयर करें तो जिंक डेफिनेटली जाना चाहेगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस होता है, मतलब इवन मोर, जिंक टू फॉर्मेशन इज मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर +2। तो ये दोनों के दोनों मेटल में जिंक का भी प्रेफरेंस है, बट खास बात क्या है, जिंक बहुत कम है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेज रहे होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होने ही चाहिए। तो हमारा मेजॉरिटी में कॉपर है तो कॉपर भी जाता है और जिंक भी जाता है, जितने जिंक सामने आएंगे कांटेक्ट में वो भी चले जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, सॉल्यूशन में जो मोर एक्टिव मेटल है वो आयन के फॉर्म में ट्रैप हो जाएंगे ना। तो जैसे कॉपर सल्फेट आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो जिंक +2 भी अंदर आ जाएगा। अच्छा जो लेस एक्टिव है वो क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, जैसे जैसे ये कोरोड होता जाएगा, अगर यहाँ किनारे पे चिपका हुआ है तो ये धीरे धीरे पार्टिकल्स के फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। तो ये जो इकट्ठा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं हम एनोड मड। एनोड के नजदीक जो गंदगी जमी होती है वही एनोड मड है। तो एनोड मड क्या रखे रहता है? सो हैव मेटल विच आर लेस एक्टिव देन कॉपर, या जिस भी आप मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो वो। अब कॉपर के केस में कॉपर से नीचे वाले कौन है? सिल्वर हो गया भाई, गोल्ड हो गया, जिनकी इंप्योरिटीज मोस्टली वहां अटैच होती है। तो एनोड मड में आपको ये मिलने वाले। ऑल राइट, अब कैथोड पे डिपोजिशन की बात करते हैं। तो कैथोड पे डिपोजिशन में हमारे पास दो कंपटीशन है, एक तो है कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाने की टेंडेंसी, और दूसरी कौन सी है भाई? जिंक +2, क्योंकि अंदर सिल्वर आयन तो आया ही नहीं, जिंक।
तो अब आप जानते हो बेटा रिएक्टिव मोर कौन सा है, जिंक। तो रिएक्टिव मोर होने का मतलब क्या है, उसका प्लस जाने की कैपेबिलिटी ज्यादा बेटर, उल्टा आने की कैपेबिलिटी लेस हो जाएगी। तो अब इसमें विनर कौन होगा, इन दोनों में विनर कौन होगा, तो कॉपर विल बी विनर। रिडक्शन कॉपर का इजी होगा एज कंपेयर टू जिंक, क्योंकि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन इज मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू रिडक्शन। तो ये पूरे प्रोसेस में जिंक इम्प्योरिटी से आयन में तो आया, बट आयन से उस पर जाके डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर इज हैविंग मोर टेंडेंसी, कॉपर प्लस 2 हैविंग मोर टेंडेंसी, सो इट विल गो लाइक दिस। तो ये तो रही डिस्कशन किसके बेटा, कैथोड एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस होंगे, और एनोड में क्या होगा और कैथोड क्या होगा। तो चलो इसी के साथ पूरी प्यूरिफिकेशन के जितने मेथड से सातों वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब ये सारे प्रोसेस जो हमने समझे हुए हैं, एक एक करके स्पेसिफिक मेटलर्जी में उनको हम लोग पढ़ते हैं ना। तो जैसे सिल्वर की मेटलर्जी मैंने बोला हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में है आयरन की मेटलर्जी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, ये हमारे सिलेबस में। एक्स्ट्रा में आप ऑफ कोर्स कुछ और मेटल ऐड कर सकते हो, बट इनकी मेटलर्जी है। तो एक एक करके आ जाओ, देखते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर की पहले बात करते हैं। ओर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई Ag2S अर्जेंटाइट हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया AgCl, ये हो गया रूबी सिल्वर, और ये हो गया हमारा। इनमें इंपॉर्टेंट में यही है, तो इनको ही ध्यान रखोगे तो अच्छा है। ये हो गया इंपॉर्टेंट में, इंपॉर्टेंट में आपका मेनली ये हो गया। और सिल्वर तो नेटिव फॉर्म में भी मिलता है, ये भी मैंने आप लोग को बता रखा, राइट। बाकी तो बस ऐसे ही लिख करके दे दिया है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो। आओ आगे देखते हैं। सो अब क्या होगा भाई, नेटिव स्टेट में भी जैसे मैंने बोला है कि नेटिव स्टेट में भी मिलता है। नेटिव स्टेट का मतलब किसी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, अपने एलिमेंटल फॉर्म में, बट हाँ इम्प्योरिटी सब जगह रहती है। तो अब इनको करते कैसे हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस, उसका नाम है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो इसको कई बारी मैक भी बोलते हैं, MAC, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना इसका नाम है। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, इस प्रोसेस से ना सिर्फ सिल्वर ही नहीं गोल्ड भी करते हैं। तो सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, मान लो नेटिव स्टेट में ही प्रेजेंट है, तो इनको सोडियम साइनाइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका रिएक्शन कराया जाता है। इनका प्रोडक्ट क्या आता है, तो मैंने बताया था आपको, सिल्वर हो या गोल्ड हो, दोनों का कॉम्प्लेक्स बिल्कुल आइडेंटिकल जैसे ही बनता है, दोनों ही लीनियर होते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है ना। तो ये बन गया, ये कौन से फॉर्म में आ गया बेटा, एक्वस फॉर्म में। सिल्वर डायरेक्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, इसके साथ लेते हो तो यहाँ आ गए। ये याद करो, मैंने आपको लीचिंग में बताया था। और उसके बाद इनसे जो ज्यादा एक्टिव मेटल हैं, जैसे जिंक, जिंक से इनको हम वापस कर लेते हैं। तो देखो इम्प्योरिटी इसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल लिया, और फिर जिंक ऐड करके जिंक इस सिल्वर प्लस को सिल्वर में रिड्यूस कर देगा गोल्ड को। तो दिस इज हाउ वी यूज, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल क्या है कि भाई सिल्वर को पहले पॉजिटिव स्टेट में तो लेके आओ, तब तो करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता। अच्छा, एक्सट्रैक्शन अगर मान लो, अच्छा बच्चों इनका रिफाइनिंग कैसे करते हैं, तो ये तो हो गया रिडक्शन ना, ये हुआ कंसंट्रेशन थ्रू लीचिंग हम कर रहे हैं, और रिडक्शन भी साथ के साथ हो गया। तो रिडक्शन यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज किया, एक्वस सॉल्यूशन में लाके। तो ये कौन से मेटलर्जी के अंदर आ जाएगा, हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद देखते हैं कि इनकी रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग यार, इतने प्रेसियस मेटल है ये, इतने महंगे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सिल्वर एंड गोल्ड को रिफाइनिंग हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से करते हैं। कभी आपने सुना होगा 24 कैरेट सोना, ये सब क्या है, इसके प्योरिटी के मेजर्स हैं। 24 कैरेट मीन्स बहुत अच्छे कैटेगरी का प्योरिटी, राइट। तो ये बात हो गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं अर्जेंटाइट टाइप के और Ag2S सल्फाइड और जो यहाँ पे सिल्वर ने बनाया, इससे कैसे करते हैं। तो अगेन सेम है, NaCN के साथ इसका रिएक्शन करा के यहाँ कन्वर्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि सल्फाइड सिल्वर के साथ वापस पीपीटी बना के ये रिवर्सिबिलिटी रखता है।
इसलिए ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं टू इंश्योर कि ये सल्फाइड शुड कन्वर्ट इनटू some insoluble sulfide should convert into either sulfur or something like sulfate ion. और बाद में क्या है कि एक बार आपने इधर कन्वर्ट कर लिया तो फिर से वही चीज है कि सॉल्यूशन में फिल्टर करके अलग कर लोगे तो बेटा आपका जिंक विल रिड्यूस दिस ना, अगेन प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये सबसे आसान था ना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड, ये वाले से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। फिलहाल के लिए इसको अगर आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सी वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, कभी एक्स्ट्रा टाइम मिले तो इसको पढ़ सकते हो, वरना इसको अभी आप लीस्ट इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में फिलहाल के लिए रखना। जब आपके पास सब चीज कंप्लीट हो जाए तो भले पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में। तो बताओ आयरन के जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, याद कराया था मैंने, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, राइट। एक लिमोनाइट है Fe2 हाइड्रेटेड वाला, मतलब बेसिकली वो इस फॉर्म में लिखोगे तो अच्छा है, हाइड्रोक्साइड हो। सिडराइट मैंने आपको बताया हुआ है, फूल्स गोल्ड बताया हुआ है ना। लेकिन इनमें मेन किसका यूज किया था, इन दोनों का, ये इसके मेन ओर है, चीफ ओर यही दोनों है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ना। तो कैसे करते हैं भाई, वही यार पूरी स्टोरी वही है, क्रशिंग ग्राइंडिंग करके कंसंट्रेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग करा देना, क्योंकि ऑक्साइड ओर्स हैं तो ये काफी हैवी होते हैं तो आराम से नीचे सेटल हो जाएंगे। या मैग्नेटिक सेपरेशन भी आप कर सकते हो, क्योंकि आयरन का जो +2+3 है वो मैग्नेटिक भी होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, सो एज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, राइट। अब उसके बाद स्मेल्टिंग प्रोसेस है, स्मेल्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये रेशियो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान से देखना। इसमें जो और हमने ले रखा है Fe2O3 8:2, कैल्शियम कार्बोनेट 1:, ये 4। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ क्या रोल है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रोल है, तो याद करो जब स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है तो इसमें हम साथ के साथ ही फ्लक्स करते हैं, तो यहां से बेसिकली ना गर्म करने पे ये CaO बनता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फ्लक्स का, तो आप बोल सकते हो एज अ फ्लक्स हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कोक क्यों यूज करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हमारा और है। तो ये रेशियो होता है 8:1:4, और इन मिक्सचर को चार्ज बोलते हैं बेटा ना। तो अब आपको दिखाता हूं कि पायरोमेटलर्जी होती कैसे है। तो देखो ये मैंने सामने जो डायग्राम बनाया है बेटा, ये ब्लास्ट फर्नेस का है। बच्चों सबको आवाज आ रही है? ये यस सुनो। Yes, sir. चलो ग्रेट, तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस का केस है। तो अब इसमें हमने चार्ज डाला ऊपर से, चार्ज मतलब ये तीनों का मिक्सचर अब डालते हैं, और यहां से हॉट एयर हम लोग इसमें पंप इन कर रहे होते हैं। तो हॉट एयर क्या होगा, ये चार्ज नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहे होंगे, तो इनसे ये मिक्स करेगा। अब तो देखो इसमें अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होंगे, उसके हिसाब से अलग अलग हमारे पास जोन में अलग अलग टाइप का रिएक्शन होगा। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये वाला जोन जो है ये स्लैग फॉर्मेशन का जोन है, मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, फ्लक्स प्लस गैंग फॉर्मिंग स्लैग। ये फ्यूजन जोन है, यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद ये बॉटम जोन में है, कंबशन जोन लिख रखा है, और लास्ट में ये स्लैग है जो आपका मोल्टेन फॉर्म में रहता है, वो इधर आकर के इकट्ठा हो गया बाहर की तरफ, और ये नीचे जो पिग आयरन के फॉर्म में हमने देखा है वो इधर से निकल गया। तो ऐसे करते हैं, तो ऑफ कोर्स इंप्योरिटीज आने के बहुत हाई चांसेस हैं इनमें, और अच्छा खासा इंप्योरिटी आता है। चलो, तो अब बात करते हैं किसकी, जहां पे 1500 to 1600 डिग्री सेल्सियस है, यानी कंबशन जोन की। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ।
TiON होता है ना, कंबसन जोन। अब टेम्परेचर देख लो कितना हाई है इधर, और ये भी देख लो आप, जहां पे हम फ्यूजन जोन की बात कर रहे हैं उसका भी टेम्परेचर देख लो, राइट। अब होता क्या है कि बच्चों, एक कार्बन जो कोक हमने लिया था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO बनाता है, और ये जो CO है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। ध्यान रखना, ये CO एंड CO कन्वर्टेड इनटू CO2, ये दोनों ही रिएक्शन जो कंबशन रिएक्शन है, मोस्टली ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन जितने भी हैं, मोस्टली दे आर एक्सोथर्मिक। तो यहां से बहुत हीट निकलती है, वही जो है यहाँ पे आप कह सकते हो इन्वायरमेंट को और हीट अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मतलब एक तो हम हॉट एयर पास कर ही रहे हैं, साथ के साथ कंबशन के थ्रू हीट और इवॉल्व होती है, तो टेम्परेचर और अप हो जाता है इस जगह का। तो अब जैसे जैसे CO2 बनेगा, तो ऑफ कोर्स गैस है बेटा, तो गैस है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, सो CO2 राइजेज अप along with the air and get reduced to CO by carbon। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो CO2 निकल के आ रही है ना ऊपर, जो भी कंबशन हुआ भाई, यहाँ से एयर और यहाँ से चार्ज आ रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद कहीं CO बना, CO बना, एंड वो CO फिर O2 से रिएक्ट करके CO2 बना। तो ये जो CO2 बन के वो जब ऊपर जा रही होगी, तो CO2 अब कार्बन से रिएक्ट करके CO बना देगा, क्योंकि CO2 प्लस C बिकमिंग CO। अच्छा, अब देखते हैं एक एक करके रिएक्शन होता क्या है। सॉरी, यहाँ पे CO2 नहीं है, अपने नोट्स में करेक्शन कर लेना, जो मैंने आपको भेजा है यहाँ CO है, वैसे लिखा मैंने ऊपर है, रिएक्शन गलत दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है रिडक्शन जोन। अब रिडक्शन जोन, उसका टेम्परेचर देख लो, 250 से लेकर के 700 के बीच में है, और यहाँ पे टेम्परेचर 200 टू 700। एंड फिर अब देखो रिडक्शन जोन में क्या होगा कि भाई जो हमारे पास CO गैस फाइनली मिलके आ रही ना, वो CO गैस Fe2O3 को सबसे पहले मिक्स्ड ऑक्साइड यानी कुछ पोर्शन +3 का +2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड बना, और ये मिक्स्ड ऑक्साइड फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके +2 में आया, और फाइनली ये यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख लो डिफरेंट टेम्परेचर से ये कन्वर्जन हो रहा है CO2। और रिड्यूसिंग एजेंट मेनली यहाँ पे देखो क्या है, देखो बोलते जरूर है कार्बन रिडक्शन में हम कार्बन ले रहे हैं, लेकिन देखो आइडियली रिड्यूस कौन कर रहा है, अगर इस मैकेनिज्म को पूरा देखो तो हो क्या रहा था कि हमने कार्बन जो ऊपर से गिराया था वो ऊपर से इधर आ रहा था, ये हॉट एयर इधर से जा रही थी, तो कार्बन और ये मिल करके कार्बन आयरन ऑक्साइड को पहले नहीं रिड्यूस कर रहा है, बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गए, CO। और CO से क्या बन गया, CO2। और ये CO2 जब ऊपर जा रहा है तो कार्बन के साथ टकरा करके ये C प्लस CO2 मिलके 2CO बना दे रहे हैं, और वही CO एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अपने नोट्स में प्लीज मार्क कर लेना ये सारे पॉइंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में ये गया और ये CO2 निकल गया ना। और ये जो आयरन यहाँ पे बन रहा है ये स्पॉन्जी आयरन होता है। चलो, तो यही मैंने यहाँ पे स्टोरी लिख रखी है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय अपकमिंग CO, मतलब जो भी CO ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ऊपर से आयरन का ऑक्साइड आ रहा है, तो ऐसा हो रहा है। आप सोच लो पूरे ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसमें ये गिरते गिरते के दौरान यहाँ तक आते आते ये सारे रिएक्शन हो जाने। ओके, तो यही है देखो रिड्यूसिंग जोन, यहाँ पे टेम्परेचर देख लो, अपर जोन में 250 टू 700, इसी जगह पे होता है सारा चीज। ओके बच्चों, तो अब स्लैग फॉर्मेशन जोन यानी जो नीचे वाला था,
स्लैग फॉर्मेशन में इसमें क्या क्या हो रहा होगा, तो आपको मालूम है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज कर जाएगा पहले तो, क्योंकि गर्म करने पे ये CO2 इवॉल्व करता है। और ये जो CO2 है ये तो भाई अपना वापस से वैसे ऊपर चढ़ता जाएगा, कार्बन के साथ CO बन जाएगा। और CaO is a flux over here and reacting with the impurity SiO2। ध्यान रखना बच्चों, SiO2 is the main impurity present with the iron। क्यों ऐसा क्यों है भाई, कोई समझाएगा ऐसा क्यों है? ये एसिडिक है, ये बेसिक। क्यों ऐसा है भाई? ये यही इंप्योरिटी क्यों आयरन के साथ? क्योंकि आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 दिस इज बेसिक इन नेचर, यस और नो? तो बेस के साथ इट इज क्वाइट नेचुरल कि उसके साथ कोई एसिडिक इंप्योरिटी अटैच हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दे हैव एसिडिक इंप्योरिटी अटैच्ड। They have SiO2 as impurity। हालांकि लास्ट में भी लिखा है गॉट इट बच्चों। तो ये स्लैग बन गया, ये मोल्टन फॉर्म में रहेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में मोल्टन। लो डेंसिटी होती है तो ऊपर रहता है जनरली। और आप देखो इम्प्योरिटी इसमें एसिडिक में ये भी इम्प्योरिटी है, P4O10 भी। तो आपको इजी होगा थोड़ा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक है एसिडिक बेसिक की, तो ना ये भी एसिडिक ही है। तो ये भी आपका स्लैग का फॉर्मेशन, इसको थॉमस स्लैग बोलते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज अ थॉमस स्लैग ना। तो जितनी अदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इसके अंदर, जैसे फॉस्फेट हो गया, सिलिकेट हो गया, मैग्नेट हो गया, आर कन्वर्टेड टू फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड Mn partially and partially absorbed by the slag and spongy iron। मतलब ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं ये इस फॉर्म में आ जा रही हैं और कुछ इसमें एब्जॉर्ब हो जा रही हैं। तो अब मुझे कोई ये बताए कि भाई फॉस्फेट से फास्फोरस कैसे मिल गया, और सिलिकेट से सिलिकॉन कैसे मिल गया, और मैंगनेट से Mn कैसे मिल गया? बोलो। कोई बताए मुझे ये कैसे हो रहा होगा? एनी एनी गेस, एनी सेंसिबल गेस गाइस? यस एनीवन? नाउ आई कैन एक्सपेक्ट। रिडक्शन हो रहा है इनका। हाँ जी बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है, ये सब देखो ना हायर स्टेट में है। ये +5 में है बेटा, सिलिकेट भी अपना, मैग्नेट भी 7 में। तो ये जो CO है ना ये इनको रिड्यूस कर दे रहा है बेसिकली। सिलिकेट भी है तो SiO3 2- जहाँ पे +4 स्टेट में, तो ये Si में। तो कार्बन रिडक्शन से ये सब के सब, ये ध्यान देना कार्बन, यार सभी का मैंने ग्राफ आपको दिखाया था। कार्बन कार्बन उल्टा नीचे की तरफ आता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर अप करते जाओगे वो नीचे ही उसका ग्राफ आता जाता है। तो अगर लिंगम डायग्राम से देखा जाए, ध्यान से देखो, मैं आपको वापस डायग्राम पे लेके आता हूँ, लिंगम डायग्राम पे।
ये देखो ध्यान से, ये कार्बन टेम्परेचर जैसे जैसे आप करते हैं और नीचे ही आता है, जो नीचे आता जाए इसका मतलब कि वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन एट हायर टेम्परेचर बिकम मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये थ्योरेटिकली अगर आप देखो ना तो ये सभी को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है भाई, ये तो ऊपर ही जाएंगे, कोई भी मेटल रहा वो ऊपर ही जाएगा। और ये सबके लिए टेम्परेचर अलग, जितने ज्यादा एक्टिव मेटल बेटा उनको उतने हायर टेम्परेचर पे कार्बन रिडक्शन से आप रिड्यूस कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा उतना ही डिफिकल्टी होगी, उतना ही फ्यूल कंजम्पशन हाई होगा। और मेटल अगर रिएक्टिव हो तो एक और चांसेस होते हैं कि वो कार्बन के साथ कार्बाइड्स भी बना लेता है। जैसे एल्यूमिनियम बन तो जाएगा रिडक्शन से, लेकिन कार्बन के साथ बनते ही वो Al4C3 बना लेता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड जिसको बोलते हैं। कैल्शियम CaC2 बना सकता है, मैग्नीशियम Mg3C2 अलॉन्ग विथ। तो समझो बात को, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रिड्यूस हो पा रहे हैं, रिडक्शन होने के बाद क्या उनकी कंबाइनिंग कैपेबिलिटी है, अगर है तो वो कार्बाइड बना लेते हैं। इसलिए हम बाकियों को जो एक्टिव होते हैं उनको हम इस मेथड से करते ही नहीं, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक वाले में चले जाते हैं। ठीक है, सो मैं वही दिखा रहा था कि देखो यहाँ पे नीचे सभी को वो कन्वर्ट कर दे रहा है, फॉस्फेट सिलिकेट ये सब है ना, सभी के सभी को ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में जो स्पॉन्जी आयरन है, जिसके अंदर भाई कुछ इंप्योरिटीज फास्फोरस की, सिलिकॉन की, मैंगनीज की, है ना, जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे ऑफ कोर्स मेल्ट कर जाएंगे। तो ये इसके अंदर ये सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, और बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रेजेंट रहता है, और उसी को क्या बोलते हैं, पिग आयरन। तो पिग आयरन कौन सा आयरन होता है, कभी कोई पूछे कि व्हाट इज पिग आयरन? तो पिग आयरन मतलब देखो गंदा वाला जो आयरन होता है, लाइक इम्प्योर आयरन आप बोल सकते हो, जो कि एकदम रॉ फॉर्म में हमें यहाँ से मिल रहा है, इधर से जो हमारे पास आ रहा है, उसके ऊपर स्लैग रहता है, ये ध्यान रखना। राइट, सो हमारे पास आ गया बेटा ये पिग आयरन मिल गया। जो डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस से आयरन मिलता है आप उसको भी बोल सकते हो कि पिग आयरन। ओके, हाँ जी। अब ये, अब देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, सर कि आयरन तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप भेज ही रहे हो, है ना। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन तो भेज ही रहे हो ना बेटा, यू सेंडिंग ऑक्सीजन, और आयरन बना। तो आयरन क्यों नहीं दोबारा कंबाइन कर लेता है? द रीजन इज कि इसके ऊपर स्लैग की एक लेयर आ जाती है जो ऑक्सीजन से कट ऑफ कर देता है इसको, वरना इस टेम्परेचर पे बेटा आराम से आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वापस से FeO बना ले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना। देखो ये पिग आयरन इज कवर्ड बाई ना, is basically covered by slag, which prevents further oxidation of iron। वो उसको प्रोटेक्ट करता है, समझ गए, ध्यान रहेगा। अब देखो इनमें भाई मोल्टन, जो मोल्टन मेटल है उसमें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, कास्ट आयरन क्या है, राइट, एंड फिर रॉट आयरन किसको बोलते हैं, आयरन के ये फॉर्म्स है, इसको मोल्टन क्यों ना।
आयरन के ये फॉर्म्स है बेटा, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर देखो इम्प्योरिटीज 93 to 95% आयरन होता है और 2.5 to 5% आपका इसमें कार्बन होता है। टू 2.5 to 5% में इसमें कार्बन होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट इसकी 1200 के आसपास है और इट इज नॉट यूज्ड इन वेल्डिंग। मतलब कभी भी आपको ऐसे ज्वाइन करना हो तो उनमें आप इसका यूज वेल्डिंग के लिए फिट नहीं होता है। वेल्डिंग कांट बी डन, आप ऐसा आप बोल सकते हो। अच्छा, तो कास्ट आयरन से अच्छा कौन सा है? रॉट आयरन। रॉट आयरन में देखो कितना है, नेक्स्ट लेवल की प्योरिटी है 99.5%, देख रहे हो, से लेके 99.8। बहुत ही कम इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी है, 0.1 से 0.25, इट इज दैट लो ना। इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखो बहुत हाई है और ये वेल्डिंग इजीली हो सकती है, सो इजीली वेल्डेड। सो ये था बच्चों कंप्लीट मेटलर्जी ऑफ आयरन जो मैंने आपके सामने दिखाया, है ना। और अब इसके बाद बात करते हैं किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का। तो हमने मेटलर्जी आयरन की भी पढ़ ली, मेटलर्जी सिल्वर एंड गोल्ड। अच्छा, एल्यूमिनियम का आपको याद है मैंने बताया था कि बेटा बॉक्साइट ओर है इसका, लेकिन बॉक्साइट इज अ ग्रुप नेम, इट इज नॉट द नेम ऑफ स्पेसिफिक कंपाउंड। तो बता सकते हो बॉक्साइट ओर के मेन कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? बताओ, कौन बताएगा? बोलिए। बोलिए बच्चों। अरे भूल गए तुम लोग? एनीवन? बॉक्साइट के मैंने बताए थे कंपोनेंट, इट इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इसमें याद करो गिब्साइट, किसको याद है फॉर्मूला गिब्साइट का? गिब्साइट का फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस, ये होता है गिब्साइट। फिर मैंने बोहेमाइट बताया था आपको, डायस्पर बताया था ना। तो चलो खैर, तो ये रहे इसके ओर्स, ये मेन ओर है बेटा, इन्हीं से यूज किया जाता है कहने के नाम पे। ये बाकी सब भी हैं, जैसे फेल्सपर भी है, वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, एल्यूनाइट भी है, लेकिन मेन में इसका यही है, बॉक्साइट ही। और उसमें यही दोनों आपके काम के हैं, गिब्साइट एंड डायस्पर, राइट। तो अब देखो इसका बॉक्साइट का जो जनरल फॉर्मूला था वो मैंने आपको ऐसे बताया था, मेन कंपोनेंट्स में ये दोनों नाम बताए थे। अब आ जाओ इनका हम लोग सीधा सीधा करते हैं कंसंट्रेशन। याद करो मैंने आपको बताया था बॉक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है कि उसके पास मेजर इम्प्योरिटी कौन कौन सी है, उसके हिसाब से हम लोग इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो बॉक्साइट में इम्प्योरिटीज कौन अटैच हो सकती हैं? तो नेचुरली उसके पास ये दो तरह की इम्प्योरिटी आएंगी, क्योंकि Al2O3 है विच इज ऑफ कोर्स एम्फोट्रिक, तो इसके पास आयरन ऑक्साइड की भी इम्प्योरिटी अटैच हो सकती है विच इज बेसिक, एंड साथ में SiO2 की भी इम्प्योरिटी विच इज एसिडिक। तो ये दोनों के दोनों इम्प्योरिटी यहाँ पे अटैच हो सकती हैं। तो अब ये दोनों इम्प्योरिटी अटैच है तो भाई जो ज्यादा क्वांटिटी में है ना उसके हिसाब से उसका नाम पड़ता है। जैसे रेड बॉक्साइड उसको तब बोलते हैं विच कंटेन्स दिस एज द मेजर इम्प्योरिटी, कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ दिस एंड दिस, बट मेजर इम्प्योरिटी इज Fe2O3, ध्यान रखना। तो इसको रेड बोलेंगे, उसके वजह से उसका अपीयरेंस भी रेडिश जैसा होगा।
रेडियस इम्प्योरिटी। है ना? सो व्हाइट बॉक्साइट कब बोलते हैं? नेचुरल सी बात है कि यार SiO2 हो, मेजर इम्प्योरिटी। अब इनमें ये मेजर इम्प्योरिटी है, टाइटेनियम का भी ऑक्साइड है, यहाँ पे भी वही चीज है, ये मेजर इम्प्योरिटी हो गया। अब देखो रेड बॉक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अलग है, और इनका जो व्हाइट बॉक्साइट है उनका कंसंट्रेशन मेथड बिल्कुल अलग है। रेड बॉक्साइट को देयर आर टू मेथड्स, एक है बेयर्स प्रोसेस और दूसरा है हॉल्स प्रोसेस। मैंने जो आपको लीचिंग में पढ़ाया हुआ है बेटा, वो बेयर्स प्रोसेस पढ़ाया हुआ है, याद है आपको? मैंने बोला था कि आप पहले ये सारी चीजें ले लो और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ले लो। क्या फायदा है उसका? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिक के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाएगा जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, साथ में एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करके AlOH होल 4 में बनाएगा, ये भी सॉल्युबल है, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, और ये बेस है तो ये नीचे चुपचाप बैठ जाएगा क्योंकि ये बेसिक है। ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, ये बेसिक और ये एसिडिक और ये एम्फोट्रिक। तो एम्फोट्रिक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पहुंच गया, और एसिड तो पक्का रिएक्ट करेगा, बेस बेस रिएक्ट करेगा नहीं तो वो इनसॉल्युबल होगा, तो यहाँ नीचे बैठ गया एज ए इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जैसा। बाद में फिल्टर आउट कर लो, फिल्टर आउट करने के बाद CO2 पास कर दो इसमें से। CO2 पास करोगे तो मैंने यहाँ भी आपको समझाया था कि CO2 जैसे ही पास करोगे वैसे ही एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म रिकवर हो जाएगा, और उसको गर्म कर दोगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगा, ये PPT बन गया सॉलिड फॉर्म। ये पूरा डिस्कशन किसका था? बेयर्स प्रोसेस का था। तो अब बोलोगे सर हॉल्स प्रोसेस कब लगाते हैं? तो हॉल्स प्रोसेस तब लगाते हैं जब एल्यूमिनियम कंटेंट काफी कम हो, परसेंटेज एल्यूमिनियम बहुत कम हो। तो देख लो यहाँ पे लिखा भी है कि व्हेन एल्यूमिनियम कंटेंट इज स्मॉल। तो इसको में करते क्या है, तो जहां वहां NaOH ले रहे थे वहां सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं एंड सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, बेसिकली कार्बोनेट के साथ लेते हैं और फ्यूज करते हैं एट हाई टेम्परेचर। यहाँ एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते, दे आर फ्यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन करोगे तो ये सीधा एल्यूमिनेट बनेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं। और सिलिकॉन कहाँ बन जाएगा? सिलिकेट। कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2 मिलके क्या बन गया? सिलिकेट। तो आपके पास एल्यूमिनेट मिल गया, सिलिकेट मिल गया, उसके बाद क्या करोगे? फिर से वही कहानी भाई, जो आपका फ्यूजन सॉलिड मास आर टेकन विथ वाटर इन विच, जितना भी फ्यूजन करने के बाद ये मिला हुआ है वो सब का सब वाटर में ले लोगे तो ये तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये सब कंपाउंड सोडियम वाले हैं, ये सब सब डिसॉल्व हो जाएंगे, और बाद में फिर से वही CO2 पास करोगे तो ये तुरंत ये मिल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना ये एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ से वापस आ जाएगा। तो बस फर्क ये है ना कि यहाँ पे फ्यूज किया जाता है, यहाँ NaOH नहीं यूज करते हैं, यहाँ कार्बोनेट बेसिस लेकर के मोल्टन स्टेट में मतलब हीटिंग करा देते हैं। तो ये था बच्चा कौन सा प्रोसेस? हॉल्स प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। अभी देखो हमें फाइनली हमें एल्यूमिनियम नहीं मिला है, अभी अभी हमें क्या मिला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो। अच्छा दूसरा अब आता है बेटा सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस किसके लिए लगाते हैं? जब हमारे पास किसकी SiO2 की इम्प्योरिटी एज अ मेजर इम्प्योरिटी हो जाए। तो सरपेक्स प्रोसेस लगाते समय कैसे करेंगे? तो इसको ना कार्बन के प्रेजेंस में, ध्यान देना इम्प्योरिटी सिलिकॉन ऑक्साइड है, तो इसको कोक के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ना सॉरी इनर्ट नहीं, करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ इनर्ट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन हियर विल रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, राइट? तो देखो कार्बन रिडक्शन से जब आप कराते हो तो टेक्निकली ये एल्यूमिनियम बनता, बट यहाँ पे आप कह सकते हो नाइट्रोजन है तो एल्यूमिनियम नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देते हैं, ALN, है ना? तो बेसिकली इसमें हीट क्या आता है? कार्बन के प्रेजेंस, देखो यहाँ पे प्योर रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ नाइट्राइड बन गया ना, वरना बाकी रहते तो कार्बन के प्रेजेंस में वो क्या बना लेते हैं? नॉर्मल
मेटल बनाते हैं, यहाँ पे मेटल नहीं बन रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये खास बात है, ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, तो भाई जितने अदर कंपाउंड्स है जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये वापस देखो सिलिका बन गया। तो जो मेजर इम्प्योरिटी है वो आपका सिलिकॉन वेपर के फॉर्म में बाहर निकल गया ना, ये वोलेटाइल था, ये अपने आप ही बाहर निकल गया। अब आते हैं भाई, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को NaOH में डिसॉल्व कर लो, और डिसॉल्व करोगे तो ये एक्वस फॉर्म में वापस आ जाएगा, और एक्वस फॉर्म में आने के बाद फिर से वही कर दो यार, CO2 पास करके। तो मतलब आखिरी के जो रिएक्शंस है वो बहुत सिमिलर है, फाइनली उनको हाइड्रोक्साइड बना करके हीट कर देना है, तो Al2O3 आ गया, और वाटर वेपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऑफ कोर्स H2O वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। सो वी हैव गॉट कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब इन जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है ना, उसको हमें रिड्यूस करना है। तो मैंने क्या बताया था भाई, एल्यूमिनियम के लिए हम कौन सा मेटलर्जी यूज करते हैं बेटा, पायरो या फिर इलेक्ट्रो या फिर हाइड्रो, बोलिए। तो ये फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने S ब्लॉक वाले हैं और P ब्लॉक में एल्यूमिनियम, ये सब को हम इलेक्ट्रो से करते हैं। इसके नीचे चले जाओगे, पायरो, हाइड्रो वगैरह में मोस्टली जो कॉपर से भी नीचे आए उनके लिए हाइड्रोमेटलर्जी, जैसे मैंने आपको गोल्ड एंड सिल्वर का आपको दिखाया है ना। तो देखो एक एक तीनों का हमने पढ़ा दिया बेसिकली। हाइड्रो कैसे करते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया, इलेक्ट्रो कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, और पायरो कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको आयरन की मेटलर्जी में सिखा दिया। तो इसलिए तीनों का एटलीस्ट एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा है। बस ये ध्यान रखना, ये पूरा पूरा इसका देखो सेटअप है ना, ये पूरी लाइनिंग है सिरेमिक वॉल की, फिर मोल्टेन क्रायोलाइट एल्यूमिना Al2O3, मतलब Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं जो लास्ट में मिलता है हमें। एनोड इसमें देखो ये सब, आप देखो फ्यूज्ड कोक है, मतलब ये सेटअप बेटा अलग अलग हो सकता है, बस मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। अंडरस्टूड। यहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे, क्योंकि बहुत टफ होता है ना, आप वायर वगैरह कैसे लगाओगे भाई, वो देखो कितना टफ होगा, क्योंकि जो वायर वगैरह करोगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायर ही मेल्ट हो जाए पता चला। इलेक्ट्रोमेटलर्जी एट हाई टेम्परेचर, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस एट ऑल, है ना। आप सोचो Al2O3 अपने आप में मेल्टिंग पॉइंट इसका क्लोज टू, इफ आई एम राइट, समवेयर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो अब आप सोचो वो टेम्परेचर तक जाते जाते नॉर्मल वायर्स तो पिघल के इसी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो हम इसको कैथोड एनोड बनाएंगे कैसे, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। तो उनकी डिफिकल्टी ज्यादा होती है। तो आ जाओ देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो रिडक्शन ऑफ Al2O3, हाँ तो देखो यहाँ मैंने जैसा बताया आपको, कार्बन रिडक्शन इकोनॉमिकल होगा नहीं, और ये कार्बाइड पे बना लेगा, राइट। तो इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड Al2O3, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड Al2O3, जिसको हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ओके, सो अब क्या डिफिकल्टी है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, देखो इसमें लिखा भी है 2070, जो मुझे याद था वही है 207, और ये पुअर कंडक्टर होता है ना। Al2O3 इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। तो अब यार इतने हाई टेम्परेचर में, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है, तो इनको ध्यान रखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं कि 20% एल्यूमिना, और इसको एक और होता है एल्यूमिनियम का जिसको क्रायोलाइट बोलते हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में कि भाई
क्रायोलाइट, CaF2 इन सबको क्यों मिक्स करते हैं? ये 20% के आसपास ये होता है। तो जब आप ये मिक्सचर लेते हो ना साथ में, तो ये रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। तो क्रायोलाइट का देखो मेल्टिंग पॉइंट 1000 के आसपास है। तो when small percentage of alumina is mixed with it, इसका टेम्परेचर देखो मेल्टिंग इससे भी नीचे चला जाता है। दोनों के मिक्सर जैसा देखा होगा तुमने, मैंने अभी बताया था स्लैग का जो फॉर्मेशन होता है, स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, ये दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास बनता है मिक्सचर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होती है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाते हैं कि हमने क्रायोलाइट एंड कैल्शियम फ्लोराइड इन दोनों को साथ में मिक्स कर लिया अलोंग विथ Al2O3, और मेल्टिंग पॉइंट देख लो, इसका तो बहुत हाई है 2000 के ऊपर, और इसका भी 1000 के ऊपर, बट जो नॉर्मल मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ रहा। तो पूछता भी एग्जाम में कि आखिर क्या है, तो दोनों पर्पस होते हैं बेटा। एक तो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है जितना हम, तो काफी एफिशिएंट प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे, राइट। सो ये पूरा सेटअप है, इसको आप देख लेना। बाकी रिडक्शन प्रोसेस इज एज सिंपल एज वी नो कि रिएक्शन कैथोड पे वही रिडक्शन होगा, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम मिलेगा विच इज एट हायर टेम्परेचर, सो मोल्टन स्टेट में। एनोड पे देखना, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और अब हमारे पास ऑक्साइड भी है फ्लोराइड भी है, तो यहाँ से फ्लोरीन का कन्वर्जन हो जाता है, F2 बन जाता है, राइट। F- फॉर्म्स F2, और F2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको मालूम ही है। तो ये ऑब्वियसली ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके O2 में बाहर निकाल देगा। सो ध्यान रखना कि F- से F2 बनता है, एंड F2 रिमूव्स दैट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। अब बन गया हमारा फ्लोराइड, और ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। एल्यूमिनियम फ्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, तो ये काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड आप मान लो, तो वापस से ये इधर जाएगा, फ्लोराइड इधर आएगा, और जितना हमारे पास Al2O3 उसके अंदर हमने लिया है, वो धीरे धीरे इसी फॉर्म में ऑक्सीजन बन करके निकलता जाएगा, है ना। और ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन निकल के बाहर आता है, ये जो हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मोस्टली ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट के साथ ये ऑक्सीजन उतने हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए नेट रिएक्शन को हम ऐसा लिखते हैं कि Al2O3 रिएक्टिंग विद कार्बन। बट आप आइडियली देख रहे हो वो क्या रहा है, कैथोड पे ये कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है, और ये ऑक्सीजन को बाहर निकल रहा है, फिर ऑक्सीजन जाके कन्वर्ट कर रहा है कार्बन को CO2 में। बट लिखते कैसे हैं कि Al2O3 3C फॉर्मिंग एल्यूमिनियम +3। तो बड़ा डिसीविंग सा ये रिएक्शन, क्योंकि इसको देख के लगता है कि ये तो कार्बन रिडक्शन नहीं हो रहा, बट ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि ना ये कार्बाइड बना लेगा। तो ये है पूरे पूरे इसके ब्रेकडाउन्स रिएक्शन। सर ये ओके, नेट रिएक्शन मतलब पूरी बैलेंस्ड नहीं है ना? हाँ बैलेंस नहीं होगी। यहाँ 2Al डाल दो। ये सर उधर 4 आ गया। सर इधर साइड 2 नहीं आना चाहिए, लेफ्ट। कर लो यहाँ पे, वो तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लेना, ठीक है, ये बैलेंसिंग कर लेना। चलो सर ठीक है। एक चीज पूछनी थी इसमें। हम्म, सर जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि फॉर ईच केजी ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 केजी ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ट अवे। तो सर जैसे इसको बैलेंस करके 3C आ रहा है और 4Al आ रहा है, तो सर उससे तो 1/3 मतलब 1/3 ऑफ केजी 0.33 केजी आना चाहिए, 0.5 कैसे बना? अरे यार कुछ एक्स्ट्रा भी तो चला ही जाएगा ना रिएक्शन में। आप देखो, ये तो मैंने मेन रिएक्शन लिखा है। यहाँ फ्लोरीन जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमें कैसे मालूम कि ये फ्लोरीन इसी को सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है? ये तो मेजर मेजर रिएक्शंस मेटलर्जी में दिखाए जाते हैं भाई। कुछ पोर्शन हमारा फ्लोरीन भी कंज्यूम कर ले रहा होगा कार्बन को, ग्रेफाइट को। अरे बात समझ में, तो CF4 के फॉर्म में चला जा रहा होगा। तो बैलेंसिंग से वो चीज जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैच करे यहाँ नेक टू नेक, क्योंकि मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं और हम सिर्फ मेजर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके सर। तो बाकी वही सारा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। एंड
देखो इसकी रिफाइनिंग के बारे में जब आता है तो ये हूप्स प्रोसेस है, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इम्प्योर एल्यूमिनियम के साथ हम क्रायोलाइट एंड बेरियम फ्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम जो इम्प्योर है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, ये धीरे धीरे ये मीडियम में आता है और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन लेकर के वो एल्यूमिनियम के फॉर्म में चला जाता है। तो अगेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट, राइट। तो जो मेन अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में एक आयरन है जिसका मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, दूसरा है एल्यूमिनियम और तीसरा है गोल्डन, ताकि एक एक का इंट्रोडक्शन हमारे बुक में दे रखा है इनके बारे में, ताकि हम तीनों तरह की मेटलर्जी एक बार सीख जाएं। ओके बच्चों, उसके बाद एक और मेटलर्जी है CuFeS2, मतलब कॉपर की मेटलर्जी यूजिंग दिस। कोई बता सकता है इसका नाम क्या है CuFeS2 का? कॉपर पायराइड। और हाँ बिल्कुल, और एक और नाम है, बोलो भाई। यस, यस, एनीबॉडी? चलो ठीक है, तो अब एक काम करो, ये सब खत्म हो गया है, बस एक कॉपर का मेटलर्जी है खास करके यहाँ से, वो भी एक्स्ट्रा ही मान के चलो, लेकिन एग्जाम में पूछता है, तो इसको मैं किसी और दिन आपका क्लास लेकर के 10 मिनट 12 मिनट का है ये, पूरा पूरा 10-15 मिनट का, उसको मैं कवर कर दूंगा। तो फॉर नाउ आप ना इसको पूरा अच्छे से पढ़ करके जितनी भी चीजें हैं उसको वापस रिवाइज करके कंप्लीट कर लो, तब उसके बाद आगे डिस्कशन करने का कोई फायदा है, मतलब एक तरह से मान लो कंप्लीट ही है ये। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।